टेंथ क्लास लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि जो मानव का श्वसन तंत्र है उसमें कौन कौन से अंग शामिल होते हैं। जैसे मैंने आपको फेफड़े वगैरह इनके बारे में बताया था। अब ये जो आपका वीडियो है, इस वीडियो में सबसे पहले ये है कि श्वसन क्या है, श्वसन किसको बोलते हैं, श्वसन की परिभाषा क्या है। तो भोजन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटना या विघटन होकर ऊर्जा प्रदान करना श्वसन कहलाता है। यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हम फूड लेते हैं, खाना लेते हैं, हमारा डाइजेस्ट हो गया, वो हमारे शरीर से एब्जॉर्ब हो गया। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो एब्जॉर्ब करके फूड को ब्लड के थ्रू हर सेल्स में भेज देती है। ठीक है, अब फूड तो चला गया सेल्स में, लेकिन हमें एनर्जी भी तो चाहिए। एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? तो जो एनर्जी बनने का प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं? श्वसन। तो जो फूड है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, यानी टूटता है, और उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। क्लियर हो गया? तो इससे आप रिएक्शन के थ्रू भी समझ सकते हैं कि जैसे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी टूट रहा है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट रहा है, और इस टूटने के कारण क्या हो रहा है? ऊर्जा हमारी प्रोड्यूस हो रही है। ऊर्जा के साथ और भी प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्लियर? इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि भोजन का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा मुक्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। अब देखिए, सांस लेने से लेकर ऊर्जा बनने तक की प्रोसेस को 3 भागों में बांट सकते हैं। श्वसन मतलब सांस लेना। तो जो सांस लेने की प्रक्रिया हमारी, उसको हम ऊर्जा बनने तक की, मतलब ऑक्सीजन हमने गेन की और कैसे उसमें ऊर्जा में वो कन्वर्ट हुई, वो 3 प्रोसेस में हम उसको अच्छे से समझेंगे। तो जो श्वसन होता है, रेस्पिरेशन, वो 3 टाइप्स का होता है, मतलब हम 3 चरणों में इसको अच्छे से समझ सकते हैं। पहला हो गया आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी बाह्य श्वसन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मीन्स बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन का मतलब क्या हुआ कि सिंपल जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इस सिंपल प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी बाह्य श्वसन। अब जो सेकंड प्रक्रिया, हमारा सेकंड स्टेप है, इसमें क्या होता है कि अब हमने सांस ले ली हमने, ऑक्सीजन हमारे अंदर एंटर हो गई, हमारी बॉडी के अंदर, तो लंग्स में भी पहुंच गई। तो लंग्स से जो ऑक्सीजन होती है वो सेल में कैसे जाती है? लंग्स से ऑक्सीजन सेल में कैसे जाती है? तो जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, यानी गैसों का आदान प्रदान होता है। कि मतलब ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर आती है, इस तरीके से जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो कैसे होता है, इसके बारे में हम सेकंड स्टेप में पढ़ेंगे। क्लियर? अब आपका थर्ड जो स्टेप है इसमें रेस्पिरेशन का, यानी श्वसन का थर्ड स्टेप है, वो क्या है? इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो ये कुछ चरण हैं। सबसे पहले सांस लेना, अब हमने ऑक्सीजन ले ली तो वो हमारी सेल तक कैसे पहुंची? अब सेल तक पहुंच गई तो वो ऑक्सीजन जो हमने खाना खाया उसको कैसे ऑक्सीडाइज करता है और कैसे उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये हमारा थर्ड स्टेप है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। तो जो वायु श्वसन है उसमें क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों में होता है। O2 लेने की प्रक्रिया को, अब देखिए, जब हम सांस लेते हैं, यानी हमने ऑक्सीजन ली, हमने क्या ली? ऑक्सीजन ली। तो जो ऑक्सीजन लेने की क्रिया है उसको क्या कहते हैं? निश्वसन, यानी इंस्पिरेशन। उसको क्या बोलते हैं? इंस्पिरेशन। ओके, अब जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? उच्छ्वास। क्या कहते हैं? उच्छ्वास, यानी एक्सपीरेशन। क्या कहते हैं? एक्सपीरेशन। ये 2 टर्म्स आपको पता होने चाहिए कि सांस लेने जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, इनहेल यानी लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इंस्पिरेशन, यानी निश्वसन। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, तब उसको हिंदी में क्या कहते हैं? उच्छ्वास, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सपीरेशन। ओके, अब नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप था आपका ट्रांसपीरेशन का,
सॉरी रेस्पिरेशन का जो आपका सेकंड स्टेप था वो क्या था, गैसों का आदान प्रदान। अब हमने सांस इनटेक मतलब ले ली हमने, अंदर ऑक्सीजन को एंटर करा दिया। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो वायु श्वसन द्वारा ली गई गैसों को फेफड़ों से प्रत्येक कोशिका में पहुंचाने की प्रक्रिया एवं गैसों का वापस फेफड़ों तक आने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। समझ गए आप। अब ये कैसे होता है, सबसे पहले देखिए, अब हमने सांस ली तो सांस यानी ऑक्सीजन हमारी बॉडी तक कैसे जाती है, आपको पता है किसके द्वारा जाती है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन अब बोलोगे हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, रक्त में। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, रक्त में। रक्त ही हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है या जो गैसेस हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है, यानी पहुँचा इधर उधर ले जाने का काम करता है। और रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये एक आयरन का पिगमेंट टाइप का है, पिगमेंट है मतलब आयरन का, जो कि रक्त में आयरन की उपस्थिति को दर्शाता है। क्लियर हो गया, ये चीज़ आप समझ गए। तो जब हम फेफड़ों में सांस ले लेते हैं तो उसके बाद देखिए, जैसे ये लंग्स है आपका, समझाती हूँ मैं थोड़ा आपको। देखिए, जैसे ये आपका एक लंग्स है, इसमें जो ऑक्सीजन थी वो कहाँ जा रही है, ब्लड वेसल्स में जा रही है। आपकी कहाँ जा रही है, ब्लड वेसल्स में जा रही है। तो ये ब्लड में यानी जो ब्लड है उसमें क्या रहता है, हीमोग्लोबिन। तो ये ऑक्सीजन क्या करती है बेटा, इस हीमोग्लोबिन के साथ ऐड हो जाती है और एक नया पदार्थ बनाती है, नया प्रोडक्ट बनाती है, जिसको क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्रिया यहाँ पर होती है, जब ऑक्सीजन यहाँ एंटर कर जाती है तो तुरंत ये क्रिया होती है। तो इसमें जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ऐड हो जाती है तब क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये एक टेम्परेरी प्रोडक्ट है, मतलब परमानेंट नहीं रहता है। और यहाँ पर सपोज ये जाते जाते बॉन्ड मिल गए आपस में और फिर थोड़ी और दूर गए तो ये टूट भी जाता है। फिर ये परिवहन के द्वारा, यानी जब इनका फ्लो चल रहा होता है ब्लड वेसल्स में, उसी टाइम ये फिर से क्या करता है, टूट जाता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है। और ये जो ऑक्सीजन जो बच गई, ये वाली जो रिलीज़ हो गई ऑक्सीजन, ये फिर से हमारी ब्लड वेसल्स में, हमारी सेल से सेल्स, हर सेल्स में, मतलब पूरी बॉडी में पहुंच जाती है। तो इस तरह का प्रोसेस आपका यहाँ पे होता है। ये जो सेकंड स्टेप है, क्लियर हो गया। इसमें क्या करता है कि फेफड़ों में जो ऑक्सीजन होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ ऐड होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और ट्रांसपोर्टेशन के मार्ग में ही, मतलब ये फिर से टूट जाती है और क्या करती है, ऑक्सीजन को मुक्त कर देती है। और यही ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में, पूरे सेल्स तक पहुँचती है। क्लियर हो गया ये। अब आपका जो थर्ड है, मतलब रेस्पिरेशन का जो आपका थर्ड स्टेप है वो क्या है बेटा, आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन मतलब अब तो सेल में पहुंच गई है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन सेल में पहुंच गई है। तो ये देखिए, ये जैसे आपकी क्या है, एक सेल है। ये क्या है, ये आपकी सेल है। ये आपने 9th क्लास में आपने पढ़ा था, कोशिका में सेल पढ़ा था आपने। फिर भी एक बार थोड़ा सा इसको समझने के लिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, थोड़ा रिवाइज करा रही हूँ मैं। ये देखिए, ये जो लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, ये जो लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, देखिए बेटा, ये जो लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर होता है आपका यहाँ पे सेल के अंदर, इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ये आपको पता है, साइटोप्लाज्म आपने 9th में पढ़ा है। ये क्या बोलते हैं इसको, ये लिक्विड तरल होता है बिल्कुल सेल के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। यहाँ कहीं पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यहाँ बीच में केंद्रक होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, न्यूक्लियस। क्लियर। ऐसी बहुत सारी, हरित लवक होता है, गोल्जी कॉय होते हैं, बहुत सारे जो ऑर्गेनेल्स हैं, अंग हैं सेल के, वो होते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरनल रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है वो एक्चुअली आपकी सेल में होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं बेटा, कोशिकीय श्वसन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्लियर। तीसरा स्टेप क्या है आपका, आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन को क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया आपकी कोशिका में होती है। क्लियर। अब कोशिका में होती है तो कोशिका में जो रेस्पिरेशन है वो 2 प्रकार से होता है।
कोशिका में जो रेस्पिरेशन है वो 2 प्रकार से होता है। तो जो कोशिकीय मतलब इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो जो कोशिकीय श्वसन है हमारा, तो वो 2 टाइप से होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है अनॉक्सी श्वसन और दूसरा होता है ऑक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन मतलब अनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? अनएरोबिक, इसके शब्द से ही आप समझ लो, अनऑक्सी मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ कि ये जो श्वसन है ये क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ O2, यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है ये वाला श्वसन। क्लियर? दूसरा, ये साइटोप्लाज्म में पूरी होती है प्रक्रिया। क्या होती है? साइटोप्लाज्म में। अब मैंने आपको इधर इस पेज पे बताया था आपको कि कोशिका का जो ये द्रव है बाहर, जिसमें सारे ऑर्गन्स तैर रहे होते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म। तो ये जो प्रक्रिया है आपकी अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया, ये इसी साइटोप्लाज्म में होती है। क्लियर? इसमें इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज यानी फूड, ग्लूकोज यानी हमारा फूड, ठीक है। तो ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है। आंशिक मतलब कम होता है, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ही नहीं है, तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा? ऑक्सीडेशन मतलब टूटना। तो ऑक्सीजन नहीं है तो पूरा जो हमारा फूड है वो नहीं टूट पाता है। और जो हमारा फूड है, ये देखिए, इसको रिएक्शन के उससे भी समझ, रिएक्शन से बहुत आसान होता है समझना। तो ये हमारा फूड है, यानी ग्लूकोज है। ग्लूकोज यहाँ पर साइटोप्लाज्म में जो क्रिया हो रही है ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रही है, तो इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज का एक अणु है वो पायरुविक अम्ल में टूट जाता है। क्लियर? पायरुविक अम्ल में टूट जाता है और इसमें हमें 2 ATPs ऊर्जा मिलती है। अब बोलोगे ATPs क्या होता है? ATPs हमारी ऊर्जा की फॉर्म है, यानी एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? तो ये ऊर्जा की मतलब एक यूनिट है। क्या है? ऊर्जा की यूनिट। जैसे हमारे पास करेंसी होती है, हमारे पास पैसे होते हैं, तो हमारे पास जो पैसे होते हैं हम उसे कैसे, जैसे सिक्कों में होते हैं, कागज़ की करेंसी होती है, तो ऐसे ही हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा को हम किस यूनिट में नाप, मतलब किस यूनिट, क्या यूनिट उसे नाम देते हैं? ATPs। ATPs की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? तो ये जो एनॉक्सी श्वसन है, इसमें क्या होता है? 2 ATPs बनते हैं हमारे। कितने बनते हैं? 2 ATPs ऊर्जा हमें मिलती है। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ये जो अनॉक्सी श्वसन की पूरी प्रक्रिया थी, इसको क्या बोलते हैं बेटा? ग्लाइकोलिसिस। एक बार फिर से समझ लो कि जो अनॉक्सी श्वसन है वो हमारा साइटोप्लाज्म में होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। इसमें ग्लूकोज का आधा विघटन होता है, मतलब पूरा ग्लूकोज नहीं टूट पाता है। क्लियर हो गया? और इसमें जो प्रोडक्ट निकलता है वो पायरुविक अम्ल निकलता है। एनर्जी कितनी होती है? 2 ATPs। एक्चुअली इसमें 4 ATPs निकलती हैं। कितनी? 4 ATPs। लेकिन जो 2 ATPs हैं वो इस प्रक्रिया में करते करते खर्च हो जाती हैं, और जो लास्ट में प्रोडक्ट बचता है वो सिर्फ 2 ATPs का ही बचता है हमारे पास। तो क्लियर? तो फाइनल मतलब हमारी ऊर्जा कितनी निकलती है? 2 ATPs। अब चलिए, अब आते हैं, इसका दूसरा टाइप था जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन का, ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी से ही आपको पता लग रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ऑक्सीजन इसके लिए ज़रूरी होती है। एक और बात बेटा, कि जो हमने अनॉक्सी श्वसन में ये ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहते थे इसको, ये यहाँ भी चलती है। ठीक है? और यहाँ भी पायरुविक अम्ल में ही होती है ये प्रक्रिया। मतलब ये ग्लूकोज इसमें टूट गया, ये फर्दर डिवाइड होता है फिर इस ऑक्सी श्वसन में। ठीक है? क्योंकि यहाँ तो पूरा नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर चलती है वो। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फिर अच्छे से वो उसका विघटन होता है। अब देखिए, अब ये जो ऑक्सी श्वसन था, ये जो आपका ऑक्सी श्वसन था, ये साइटोप्लाज्म में हो रही थी, लेकिन ये जो अनॉक्सी श्वसन आपकी साइटोप्लाज्म में हो रही थी क्रिया, और ऑक्सी श्वसन आपका माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। क्लियर? ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस ही चलता है इसमें भी, क्योंकि यहाँ तो आधा हो रहा था, और ये कहाँ, किस सेल के किस पार्ट में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्लियर?
ग्लूकोज के एक अणु का पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, यानी यहाँ जो अनऑक्सी श्वसन था उसमें पूरा विघटित नहीं हो रहा था, इसमें पूरा ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये वाला विघटन हो रहा है। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे लिखा है मैंने, पायरुविक अम्ल का पूर्ण विघटन हो जाता है। ठीक, अब जब ये पायरुविक अम्ल कंप्लीट रूप से विघटित हो जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी ये जो ग्लूकोज पूर्ण विघटित हो जाता है, तो इसमें हमारे साइड प्रोडक्ट क्या निकलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है, और इसमें हमारे बनते हैं 36 ATPs, यानी जो ऊर्जा हमारी बनती है वो कितनी ATPs बनती है? 36 ATPs इस पूरे प्रोसेस में बनती है। क्लियर हो गया? अब कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया में कितने, आप कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि जो कोशिकीय श्वसन आपने पढ़ा, यानी ऑक्सी और अनऑक्सी दोनों आपने पढ़ा, तो कितने ATPs प्रोड्यूस हुए, इसमें कितने ATPs बनी, कितनी ऊर्जा बनी? तो जो हमारे ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस था, पहला ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस था ना पहला अनऑक्सी वाला, उसमें 2 ATPs बने, और जो सेकंड वाला था हमारा उसमें क्या, उसमें 36 ATPs बने। तो टोटल हमारी श्वसन प्रक्रिया में जो हमारी इंटरनल रेस्पिरेशन हो रहा था, इसमें 38 ATPs ऊर्जा मुक्त हुई। क्लियर? अब ऑक्सी श्वसन को क्रेब्स चक्र के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? जो अनऑक्सी श्वसन है उसको ग्लाइकोलिसिस के नाम से जानते हैं, और जो ग्लाइकोलिसिस के नाम से जानते हैं, और जो ये ऑक्सी श्वसन है उसको क्रेब्स चक्र के, क्रेब्स साइकिल के नाम से जाना जाता है।